नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे देश के मूड की, देश के मिजाज की। अब पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, खास राजधानी दिल्ली पर, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन का अब बाकायदा समापन हो गया है और भारत की मेजबानी की तारीफ भी की जा रही है। एक दशा और दिशा जो भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाई दिया और साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सब लोग साथ चलें, इस मूल मंत्र को जो प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ाते दिखे और साथ ही साथ जो अफ्रीकी समूह को G20 में हिस्सेदारी दे दी गई, उस बात की सब तारीफ कर रहे हैं। और साथ ही साथ इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, वो आने वाले पुश्तें याद रखेंगी, ऐसा जो बाइडेन ने भी कह दिया। अब सरकार के मंत्री भी हर जगह इस सफल आयोजन को लेकर ताल ठोक रहे हैं कि देखिए, देश का दुनिया में मान सम्मान बढ़ रहा है, रुतबा बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही साथ निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी हैं। यह दुनिया को ही नहीं बताया जा रहा, बल्कि भारतीय जो वोटर हैं उनके सामने भी एक पेशबंदी की जा रही है। तो ऐसे में जो कुछ खबर G20 की आपाधापी में कहीं खो गई, आज उन पर भी नजर डालने का वक्त आ गया है। उपचुनाव हुए, 7 जगह अलग अलग राज्य थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। 7 सीटों पर यहां उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव के जो नतीजे थे, पहले 3 सीटें बीजेपी के पास थी, 4 विपक्षी खेमे के पास थी। इस बार भी जो नतीजे आए हैं, 3 बीजेपी के हाथ में रही और 4 विपक्षी खेमे यानी कि इंडिया के हाथ आती दिखी। तो आप कहेंगे अब इसमें चर्चा की गुंजाइश कहां बच जाती है। अब इसमें दरअसल शुरुआत में करता हूं घोसी से। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का यह इलाका, यहां पर चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी ने जीत की। अंतर लगभग 43,000 वोटों का, यह बहुत बड़ा अंतर माना जाता है किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए। सीट पहले समाजवादी के पास थी, अब भी समाजवादी के पास है, लेकिन इसमें एक पेंच है। 2022 में, पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान थे, जो अब आप बीजेपी के खेमे में देख रहे हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। तब अखिलेश यादव ने एक रेनबो कोएलिशन बनाने की कोशिश की थी, जिसका हिस्सा ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे पिछड़े वर्ग के नेता भी थे, पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। पर 1.5 साल के भीतर भीतर दारा सिंह चौहान का और ओम प्रकाश राजभर का भी मोह समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से तब तक आया नहीं था, पर वो खत्म हो गया था। तो लाल कालीन बिछा दिया बीजेपी ने कि आइए, हमारे पास आइए, दोबारा से चुनाव लड़िए, इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़िए। सोशल इंजीनियरिंग कर रही है बीजेपी। इंडिया गठबंधन जब वो 24 से बढ़ते हुए 26-28 हुआ, तो एनडीए की बैठक बुलाई गई, सालों बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई और कहा गया, देखिए हमारे पास 39 घटक हैं कुल मिलाकर। उसमें दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर भी शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों ने डेरा जमा लिया था घोसी में। जमकर चुनाव प्रचार हुआ। उधर विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह को उतारा गया। आरएलडी, कांग्रेस, वाम खेमा, इन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। एक साझा उम्मीदवार के तौर पर सुधाकर सिंह को पेश किया गया। यानी यह लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए के तौर पर देखी जाने लगी। एक वार्म अप मैच, जो असल लड़ाई
2024 में होगी, उसका वार्म अप मैच भी हम मान सकते हैं। पर इसमें एक खास बात थी। खास बात क्या? बीएसपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी के साथ रहेंगी, बीजेपी की बी टीम बन गई है, ऐसा बहुत से लोग आरोप लगाते हैं। खुद चुनाव लड़ेंगी, अकेला मैदान में उतरेंगी, या इंडिया का हिस्सा बन जाएंगी चुनाव आते आते। इन नतीजों में ये चर्चा भी जरूरी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ चर्चा ये भी कि वो दलित वोट बैंक कहां गया। फिर मायावती नहीं थी तो वो दलित वोट बैंक जो हमें विधानसभा चुनाव में 9% तक टूटकर बीजेपी की तरफ जाता दिखा, वो कहां गया। और अमित शाह ने, जो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी की राजनीति के, बाकायदा जो दारा सिंह चौहान को लाए, तो क्या दल बदलुओं को जो तरजीह तवज्जो बीजेपी देती दिख रही है, उसकी नाराजगी भी दिखी है क्या? और जो ये महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उसकी गूंज भी इन नतीजों में सुनाई देती है क्या? क्योंकि उपचुनाव ऑल सेड एंड डन, जो सत्ताधारी दल होता है वो अमूमन जीत जाता है, बड़ी आसान सी जीत मानी जाती है, वोटर टर्नआउट भी बहुत कम होता है। जैसे त्रिपुरा में, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में धूपगुड़ी में टीएमसी जीत गई, बागेश्वर में बीजेपी जीत गई, अंतर सिर्फ 2000 वोट का ही रहा। और यहां समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी उतारा, तो साझा इंडिया का उम्मीदवार हमें उत्तराखंड में नहीं दिखा। लेकिन त्रिपुरा में अच्छी खबर आई बीजेपी के लिए। त्रिपुरा में बीजेपी दोनों सीट, धनपुर और बक्सनगर, जीतती हुई दिखाई दी। और यहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जबरदस्त मार्जिन के साथ जीत अर्जित की। बीजेपी ने वाम खेमे का सुपड़ा साफ होते दिखा। तो वाम खेमे की रेलेवेंस भारतीय राजनीति में लगातार कम होती जा रही है क्या? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि केरल में पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए वो कांग्रेस ने जीत ली, और जीत का अंतर 38,000 वोटों के करीब था। तो क्या यह वार्म अप मैच कुछ इशारे हमें दे रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन घोसी को लेकर किस तरह से बयानबाजी भी सामने आई, उस पर एक नजर। ये चुनाव 24 की तरफ, 24 आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव की तरफ भी संकेत करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का शासन बिल्कुल गैर उत्तरदायी शासन हो गया है। जैसे हृदयहीन लोग बैठे होते हैं कुर्सी पर, कोई परवाह नहीं करते। किसी का मकान टूटता है, किसी के बच्चे बेघरबार हो जाते हैं, किसी का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है, किसी को ज़मीनें कुर्क करा ली जाती हैं बिना कारण। यह निश्चित तौर से घोसी की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही जमीन पर लाने का काम करेगी। अब इसे अहंकार बता रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा, कोई पूछ रहा है कि G20 में जी का मतलब घोसी है क्या? यह बयान भी सामने आया है, जबकि भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं दारा के खिलाफ कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, इसकी जानकारी पार्टी को थी, लेकिन नाराजगी दूर नहीं कर पाए। यानी कि किसी को भी बुला लेती है जो बीजेपी, उसे लेकर अब बीजेपी के जो असल कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अब आवाज बुलंद करने लगे हैं क्या? ये अपने आप में एक बड़ा बयान यहां पर भूपेंद्र चौधरी दे रहे हैं। और संजय निषाद एक पिछड़ा चेहरा है और लगातार ये बीजेपी का दामन थामे बैठे हैं, मंत्री भी हैं यूपी में। इन्होंने कहा, उपचुनाव में वोटर उम्मीदवार के चेहरे पर वोट डालते हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने भी भीतर घात किया। अब इसे हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़ सकते हैं। यही चुनावी लीला होती है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश का मूड क्या है?
क्या हम इस पर आकलन कर सकते हैं या जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगा। और उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं 24 का अंजाम। और जैसा कि हर इतवार को मैं करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को मैंने न्योता नहीं दिया है। देश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आज मेरे साथ होंगे। अभय कुमार दुबे किसी परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, विजय त्रिवेदी, शरद प्रधान और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख भी सात समंदर पार से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो पहले अभय, शुरुआत आपसे ही। ये उपचुनाव कुछ संकेत दे रहे हैं 24 के चुनाव के जल्दबाजी होगी, एक उपचुनाव है, उपचुनाव तो आते जाते रहते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? भाई देखिए, उपचुनाव कम से कम 2-3 बातें बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं। वो ये है कि विपक्ष की एकता के बाद में सब तरफ टक्कर होगी। जो पहले ये था ना कि 2019 की तरह बिल्कुल एक तरफा नतीजा होगा हर जगह पे, अगर एकता होती है विपक्ष में और एकता उस वक्त तक कायम रहती है तो सब जगह टक्कर होगी। घोसी का उपचुनाव खास तौर से ये इशारा देता है। घोसी एक तरह का प्रयोग स्थल था। मायावती भी उसमें अपने उम्मीदवार को, मायावती ने जब नहीं भेजा तो हमें ये देखना चाहिए वो एक तरह का प्रयोग कर रही थी। वो भी इशारा दे रही वो भी इशारा दे रही थी, वो भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर ये INDII के तौर पर उत्तर प्रदेश में ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग घोसी के आईने में ही 2024 के चुनाव का परिणाम देख लें, ये तो बिल्कुल नादानी होगी और मूर्खता होगी पहले दर्जे की। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो ये पर कांग्रेस का है। अंतर, हाँ, जीत का अंतर मायने जीत का अंतर मेरे लिए भी 43,000 वोटों का नहीं, अंतर। जीत का अंतर मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है। मैं ये मानता था कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी कोशिश कर रही है, ओम प्रकाश राजभर लगे हुए हैं, वहां पर 54,000 राजभर वोट हैं घोसी के अंदर, उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के वहां पर प्रचार किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के 2-2 उप मुख्यमंत्री और आपने अभी मंत्रियों की संख्या बताई, ये वहां पर लगे हुए थे, वहां पर नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे थे। इसके बावजूद भी इतनी बुरी तरीके से हारना उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ है, ये बहुत पूर्वांचल मजबूत का गढ़ है, इलाका है, यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और यहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। जी जी, आपने ठीक कहा। मैं ये कहता हूं कि घोसी में जाने अनजाने एक तरह का प्रयोग चल रहा था और INDIA बनने के बाद में वो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला चुनाव था। तो इस लिहाज से इससे विपक्ष का मनोबल बढ़ेगा और विपक्ष को ये प्रेरणा भी प्राप्त होगी, घुमा फिरा के होगी कि विपक्ष उस पर काम कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा कि अगर एकता हो, अगर भाजपा के उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए, अगर किसी तरीके से मायावती को भी बातचीत करके, उनका मन टटोल के, उनकी शर्तें पूरी करके इस गठजोड़ में लाया जाए, उनको भी जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, मायावती ने ये जरूर कह रही हैं कि हम INDII भी नहीं आएंगे, हम NDA में भी नहीं आएंगे, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उनकी निगाह रहेगी और नेता लोग इतनी जल्दी अपने ऑप्शंस जो हैं, अपने विकल्प बंद नहीं करते और वो आगे जाके बदल भी सकती हैं अगर उन्हें लगा। क्योंकि मायावती के लिए ये लोकसभा चुनाव जीने मरने का चुनाव होगा। 2007 के बाद से उनके नतीजे बिल्कुल कभी अच्छे नहीं रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 10 सीटें जीत ली थी, लेकिन उसमें भी क्या अच्छे नतीजे थे वो अगर 2022 में, 2024 में भी उनके नतीजे खराब रहते हैं तो मायावती की राजनीति के दोबारा उठने के मौके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर वो अभी भी कहती हैं कि अकेले लड़ेंगी और जब वो कहती हैं कि गठजोड़ से हमें फायदा नहीं होता, मेरे ख्याल से वो जानबूझ के गलत बोल रही हैं। अगर आप उस वक्त के मैंने आंकड़ों पर खास तौर से निगाह डाली है, मायावती के खाने में बहुत ज्यादा यादव वोट हैं और समाजवादी पार्टी खाने में जाटव वोट उसके मुकाबले कम है। मायावती के लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट नहीं दिया था 2000, वहां ट्रांसफर नहीं हुआ, वहां BSP का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, SP का वोट ट्रांसफर। मायावती को उसमें विशुद्ध लाभ इस गठजोड़ में हुआ था और उन्होंने 10 सीटें जीत ली थी। अब वो कह रही है हमें गठजोड़ से फायदा नहीं होता। मेरा कहना है कि बिल्कुल ये गलत बात है, आंकड़े बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। तो ये रोचक है, ये तो लाभ होगा।
ये रोचक है नतीजा। शरद प्रधान, वो पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, 80 सीटें हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य का मैंने बयान सुनवाया कि ये तो अहंकार में डूबे हैं, चुनाव आने दो, लोकसभा के 80 में से 80 सीट बीजेपी ही जीतेगी। और G20 का मतलब, G20 में जी का मतलब घोसी तो नहीं, ये भी पूछते घूम रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये नतीजे आपकी निगाह में क्या बता रहे हैं, या ये एक महज उपचुनाव था, इसकी ज्यादा विस्तृत समीक्षा के कोई मायने नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि ये महज एक असेंबली का इलेक्शन नहीं था, इसकी बहुत बड़ा मैसेज गया। ये बात ठीक है कि आप ये सोच के नहीं चल सकते कि यही चीज़ रेप्लिकेट हो जाएगी 2024 में, लेकिन इससे एक मैसेज जो गया, जो आपने स्वयं कहा कि सबसे बड़ा मैसेज ये गया है कि अगर विपक्ष एक होकर के लड़ता है तो ये जो माइटी भारतीय जनता पार्टी है ये ध्वस्त हो सकती है। अगले इलेक्शन में इसको काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ेगा, जो 19 में नहीं था। और इसके पीछे जो है, ये बात सही है, आपने खुद ही बताया कि किस तरीके से जो सब एकजुट हुए। हालांकि ये जो मार्जिन आपने 43,000 का मार्जिन बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मार्जिन बहुत ज़्यादा हो सकता था, और भी ज़्यादा, अगर बीजेपी ने सिस्टमैटिकली एडमिनिस्ट्रेशन के मिसयूज से वोटिंग कम ना कराई होती। आप देखिए 49-50%, 50.5% वोटिंग हुई है, जो कि बहुत कम है। नहीं, उपचुनाव में इतनी ही होती है। तमाम आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे, नहीं इसमें यहां पे ज्यादा होती। लास्ट टाइम यहां पे 60% वोटिंग हुई है। और उसके अलावा जब स्पेसिफिकली देखा है, हमने वीडियोस देखे हैं किस तरह लोगों के आई कार्ड्स, आधार कार्ड रखवा लिए गए, और खासतौर से उन इलाकों में जो अल्पसंख्यक, यहाँ पे अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत ज्यादा है, लगभग 90,000 से 1 लाख वोटर था, और बड़ी ब्लेटेंटली ये सामने आई ये बात कि उनके वोट्स नहीं पड़ने दिए। दूसरी बात ये भी आई थी कि वोट मार्जिन ज्यादा था, उसके बाद बीजेपी ने रिकाउंटिंग डिमांड करी और फिर उसमें और कम हो गए। तो इस तरीके की बातें भी चल रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज बहुत हुआ है। पर ये यहाँ पर घोसी, एक मिनट, जो बीजेपी आज कर रही है, शरद, अगर हम घोसी का डेमोग्राफिक्स देखें, और ये चलाइए जो पीसीआर जो आप ग्राफिक्स चला रहे थे, राजभर 60,000, यादव 40,000, चौहान 50,000, दलित 60,000, मुस्लिम 90,000। ये सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने भी परफेक्ट की है, और जिस तरफ अब इंडिया अग्रसर है कि भाई ये सामाजिक ताना बाना, उसकी केमिस्ट्री अपनी तरफ कैसे की जाए, उसकी भी सीधी झलक एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूएंसी देखे तो घोसी है। बिल्कुल, मैं वही उसी पे आ रहा था आपसे कि इसमें आप देखिए, इसमें ये अलग बात है कि दारा सिंह चौहान से नाराजगी थी, ओम प्रकाश राजभर से नाराजगी थी, क्योंकि ये पार्टी बदलते रहते हैं। लोगों ने ये बात स्पेसिफिक वहां पे ग्राउंड पे ये बात बहुत सामने आ रही थी। लेकिन साथ उसके जो आपने सिग्निफिकेंट बात करी, वो मायावती का वोटर कहाँ गया, तो मायावती के वोटर को टैप करने के लिए बीजेपी ने भरपूर प्रयास किया, और नरेंद्र मोदी कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। मायावती का ये जो एटीट्यूड है कि हम ना इनके साथ रहेंगे ना उनके साथ रहेंगे, ये माना ये जाता है ये कि मायावती को जो है इंटिमिडेट किया गया है। उनको सीबीआई और ईडी का जो डर है, खतरा, उनके ऊपर जो तलवार लटकी रहती है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स वाली, उसकी वजह से वो इस तरीके की बातें कर रही हैं और देख रही, वॉच कर रही हैं। इलेक्शन के करीब जाते हुए मायावती शायद फाइनल निर्णय ले पाए, जब उन्हें लगेगा, जब तक उनको ये मालूम है कि बीजेपी वापस आ सकती है, तब तक वो यही स्टैंड रखेंगी। लेकिन वो चेंज करेंगी स्टैंड अगर उन्हें लगा कि नहीं चांसेस पर इसमें एक बात तो हम कह सकते हैं, रामकृपाल सिंह हरा सकता है। हाँ, रामकृपाल सिंह, आप तो उसी इलाके से आते हैं, उसे समझते हैं। मायावती को पिक्चर से आउट कर दें, एनडीए इंडिया में फिर टक्कर बहुत कड़ी हो जाती है, ये कहना गलत होगा क्या? नहीं, देखिए, मैं तो आपके शो पे आज से नहीं, बहुत पहले से एक बात हमेशा कहता आया हूँ, याद होगा आपको, मैंने हमेशा कहा राइट वर्सेस रेस्ट। देखिए, अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो निश्चित तौर पर राइट के लिए बहुत मुश्किलें होगी, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, बशर्ते कि रेस्ट यूनाइटेड हो। अब जो उत्तर प्रदेश का घोसी का जो सवाल आप देख रहे हैं, तो मैं इसके पहले मैं एक और चीज़ कह दूँ कि बाई इलेक्शन जो होते हैं
2014 में जब मोदी आए ही थे, उसके बाद पहला बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी सारे बाई इलेक्शन में जीत गई थी। और तब यह शुरू हुआ था कि भाई जो मोदी लहर थी खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद मैं 2019 के आसपास बताता हूँ। 2019 से पहले 3 चुनाव हुए थे, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना। और मैंने देखा था कि महीनों ये डिबेट चली कि देख लिया फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, तीनों में साफ, तीनों में बीजेपी हार गई थी। और जस्ट 2019 के पहले का। और इस तरह से, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके बाद से किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना कि फूलपुर, गोरखपुर, कैराना ये तीनों में बीजेपी हार करके, और जो रिजल्ट आया। तो देखिए, मैं केवल एक बात कहता नहीं, हूं, मैं बल्कि आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं रामकृपाल सिंह। एक मिनट और नहीं, कहूंगा। इसमें खतौली भी मैं जोड़ने वाला था कि खतौली में उपचुनाव हुआ, वहां भी बीजेपी हार गई, तो उसको ज्यादा ओवर रीड करने की जरूरत नहीं। नहीं, इसलिए मैं एक और बात कह रहा हूं। देखिए, उसको मैं तीनों को जो ये कह रहा था कि गोरखपुर में बीजेपी हार गई थी, इसलिए मैंने कहा फूलपुर, गोरखपुर और कैराना ये 3 बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जो रिजल्ट, अगर उससे सोचिए कि एक बड़ा चुनाव था, एक विधानसभा के बजाय अगर लोकसभा के पहले कोई बाई इलेक्शन लोकसभा का होता है तो वो एक बड़ी इवेंट थी। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, 2019 में आजमगढ़ में मायावती और अखिलेश एक साथ थे। अखिलेश जीत गए, बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला, फिर भी अखिलेश जीत गए। बाई इलेक्शन हुआ अखिलेश के छोड़ने के बाद, मायावती और अखिलेश अलग हो गए। बीजेपी को 2019 से कम वोट मिले और बीजेपी जीत गई। आप आजमगढ़ को देख लीजिए। जैसे ही मायावती और अखिलेश अलग हुए और मायावती ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो बीजेपी 2020 में जितना वोट पाई थी 19 में, उससे कम वोट पा करके 2022 इलेक्शन जीत गई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, वही कह रहा हूं। देखिए कितना फर्क पड़ा कि बीजेपी कम वोट पा करके हार जीत जाती है, उससे ज्यादा वोट पा करके हार जाती है। तो ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश का समीकरण जो है, जिस घोषी से हम बात कर रहे हैं, एक और बात याद रखिए कि बीजेपी की सबसे कमजोर हालत जो है वो पूर्वांचल के इसी इलाके में होती है। पिछली बार भी देखिए जितनी सीटें वो पूर्वांचल में हारी है, 64 जो जीती है उसमें से पूर्वांचल की बहुत कम सीटें हैं, करीब 6 सीटें वहां से हार चुकी थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, निश्चित तौर पर एक इसका मैसेज ये है कि बीजेपी जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है कि मेरे यहाँ कोई आएगा जीत जाएगा, ये गलतफहमी से बीजेपी दूर होना चाहिए उसको। जो ऑर्गेनाइजर ने कर्नाटक चुनाव के बाद जो कहा था कि ये भूल जाइए कि हर जगह मोदी का करिश्मा चलेगा और हिंदुत्व और चल जाएगा, कोई बीजेपी में आ जाएगा जीत जाएगा, मैं तो पहले दिन से जानता था कि दारा सिंह को बहुत बुरी, ठीक है, पूरी तरह तो हारी गई है। विजय त्रिवेदी जो यहां पर रामकृपाल सिंह भी कह रहे हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, और ये दल बदलुओं को कि भाई किसी को भी ले आओ। अब यहां पर भूपेंद्र चौधरी का यह कहना कि उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, यानी कि राज्य स्तर पर नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। और इसमें मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी अगर जोड़ूं, ये एक जो परेशानी कांग्रेस में जो एक हाईकमान कल्चर चला था और बाद में ये दिक्कतें आई, बीजेपी में उनकी सुगबुगाहट है, शुरुआत है, या दरअसल ये एक धारा बनती दिख रही है? देखिए, ये मुझे लगता है रूलिंग पार्टी का करैक्टर होता है कि जब आप सब तरफ सत्ता में होते हैं तो फिर कौन सुनता है किसी की बात। लेकिन इन नतीजों को मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो ये समझना कि 2024 का नतीजा यदि आप इससे जोड़ रहे हैं, जैसे अभय जी ने भी इसका जिक्र किया, वो गलत होगा कि आप सोच रहे हैं कि घोसी में अब हार गई भारतीय जनता पार्टी तो अब कुछ खेल नहीं है। और यदि इंडिया जो गठबंधन है उसके लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, मूड का, मिजाज का अंदाजा लगता है। नहीं, मूड का अंदाजा लग रहा है,
लेकिन इसमें जो खास तौर से घोसी जो है ना, वो मूड के अंदाजे से देखेंगे आप तो गलत होगा। वो पार्शियल है। ये व्यक्तिगत नाराजगी दारा सिंह को लेकर है, व्यक्तिगत नाराजगी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, व्यक्तिगत नाराजगी ये भी है कि सब कुछ सेंट्रल लीडरशिप तय करती है और वहां पर कुछ बात नहीं हो मैं रही। पूर्वांचल की जो बात की रामकृपाल सिंह ने कि वहां पर बीजेपी वहां पे कमजोर रही है थोड़ा सा हमेशा। वीक विकेट पे रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका गढ़ बन गया है, खासकर योगी राज के दौरान, तो वहां पर भी खतौली में हार जाते हैं उपचुनाव। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप रिप्लिकेट मत कीजिए कि 2024 में अब ऐसा ही हो जाएगा। अब आप सोचिए ना, यदि इसी तरह से यदि करेंगे तो त्रिपुरा में तो जो एक सीट है मुस्लिम बाहुल्य, आपने सीट का जिक्र किया, वहाँ तो 30,000 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिला और जो सेकंड कैंडिडेट है लेफ्ट का उसको 3,000 वोट मिला। तो और इंडिया के लिए भी ये मौका है कि आप केरल में क्या हो रहा है, इंडिया के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट है। तो इस उसको भी देखना कि यदि घोसी को आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो यदि हम साथ हो जाएंगे इंडिया के लोग तो वो शायद ज़्यादा मजबूत लड़ाई लड़ सकें। और बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि अब दिल्ली से ही है ना, घोसी, बरेली, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर और जो भोपाल, वो सब तय नहीं करना है। उन लोगों को भी इस बात का मौका दिया जाए क्योंकि वो जमीन पर रहते हैं, उनकी ये संकेत तो कर्नाटक ने भी दिए थे, पर उसके बावजूद कुछ राजस्थान में या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोर्स करेक्शन होती दिखी देखिए, है। कोर्स करेक्शन अगर हम एनडीए बीजेपी की तरफ से बात नहीं, करें, कोर्स करेक्शन भी मुश्किल काम होता है ना। कोर्स करेक्शन के लिए भी आपके पास क्या स्पेस है और क्या और चीजें हैं उसके बदले में। यदि आप राजस्थान का चर्चा कर दें, मान लीजिए कि भाई वसुंधरा जी को क्यों नहीं कर रहे, तो वसुंधरा जी यदि नहीं होती हैं तो कौन लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते, और वसुंधरा जी को रखने का भी पार्टी में क्या नुकसान हो सकता है। आज हम भी वही बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठकर तय करते हैं कि नहीं, वसुंधरा जी सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो वहां पर पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सारा नाराज भी है और उन्होंने कहा कि भाई हम बीजेपी जीतेगी, वसुंधरा जी रहें या ना रहें, ठीक है। और हमारे हम साथ समझते हैं कि भाई बीजेपी के लिए वसुंधरा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तो दोनों चीजों का एक मसला है कि किस तरह से लड़ाई को बीच में निकाला जा सकता है, इंट्रोस्पेक्ट किया जा सकता है। और जैसे G20 है ना, जब 87 आपने 87 पॉइंट्स पर समझौता कर लिया दुनिया भर के देशों के साथ, तो पार्टी लीडर्स के साथ बैठ के क्यों नहीं बात करते? ये अपने आप में क्या ये संकेत भी बीजेपी के सामने मुंह बाए खड़ा है? यशवंत, ये 7 उपचुनाव के नतीजे अलग अलग राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, उसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल भी आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं एक सोफोलॉजिस्ट की निगाह से, चुनाव विश्लेषक की निगाह से आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? कुछ ट्रेंड तो इसमें संदीप बहुत क्लियर है और बहुत ही हाइपर लोकलाइज्ड भी है। मसलन घोसी के ऊपर मैं पूरी चर्चा सुन रहा था, आपको भी पता होगा और रिपोर्टर्स से आप इस पर डिटेल रिपोर्ट ही मंगा सकते हैं, क्योंकि मैं महीने भर पहले जब गया था और उसको समझने की कोशिश की थी, तो मुझे बहुत क्लियरली मेरे रिसर्चर्स ने बताया था कि जो नारा घोसी में नीचे चल रहा है वो वही चल रहा है जो मोदी तुझसे बैर नहीं, दारा तेरी खैर। हाँ, इस एक नारे से इस उपचुनाव के मूड का आपको आइडिया लग जाता है। नेशनल मीडिया में कितना उसके ऊपर जिक्र होगा नहीं होगा ये अपनी जगह पे है, लेकिन लोकलाइज्ड इनकम्बेंसी, आयातित नेता, दरबदलू नेता, इन सब को लेकर के बीजेपी की अपनी इंटरनल जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण बहुत सारे ऐसे नतीजे आए हैं पहले भी और आते रहेंगे। लेकिन उस ट्रेंड का आज की तारीख में एक बाई इलेक्शन से 2024 का क्या अंदाज लगाएं संदीप, जबकि पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का होने के 4 महीने के अंदर दूसरे नतीजे हो गए थे। तो एक इंडिविजुअल बायपोल का तो कोई मतलब वैसे नहीं होता, लेकिन हाँ, इन महत्वपूर्ण एक चीज है कि अगर विपक्ष एक साथ लड़े तो टक्कर दे सकता है, अच्छे से लड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, इन सारे 7 बायपोल्स में कौन सी ऐसी जगह थी जहां एक्चुअली इंडिया साथ लड़ा? मैं ये जानना चाहता हूं। एक सीट बता दीजिए जहां पे घोषित तौर पर इंडिया एक साथ लड़ा। केरल कांग्रेस जीती, किसको हरा के जीती? बंगाल में ममता और बीजेपी की लड़ाई बिल्कुल विस्करिंग, मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि ऑलमोस्ट 44-45% की जहद में दोनों पार्टियां थी। लेकिन वहां सीपीएम ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया क्या? 6% के आसपास पोल किया है सीपीएम ने वहां पर। क्या वो साथ में लड़े? नहीं लड़े। वही चीज त्रिपुरा में। क्या ऐसा हुआ कि वन वे हो गया और त्रिपुरा का एक बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट है
जिसकी अभी बात की, जहां से बीजेपी का पहला मुस्लिम एमएलए जीत के आया है। महत्वपूर्ण ये नहीं है संदीप की वो 90% वोट जीत के आया है, महत्वपूर्ण यह है कि जिस सीट पर वो 90% वोट जीत के वो कैंडिडेट आया है, उस सीट पर 70% मुस्लिम वोटर है, 70%। तो ये छोटे ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मैं 4-3 की लड़ाई विपक्ष ने जीती, इंडिया अलायंस जीती, ये जो नैरेटिव है, ये प्रचार के लिए जो भी विपक्ष के नेता हैं, ऑब्वियसली बहुत कैची लाइन है, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां तक एनालिस्ट हैं, कम से कम उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो 4 सीटें जीती, उनमें से एक सीट ऐसी नहीं है जहां पे वो साथ में लड़े, और उनमें से एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस सीट का पैन घोसी को तो आप इंडिया अलायंस की एक साझा उम्मीदवार मानेंगे ना, कि नहीं? मायावती ने सपोर्ट किया था। मायावती इंडिया का हिस्सा नहीं है अभी। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं। हाँ, तो भाई मायावती नहीं, पर इसमें एक मिनट यशवंत, अगर ये दल बदलू जो कल्चर की भाई अपना कुनबा बड़े करने की फिराक में दोनों ही गठबंधन है, एनडीए भी, एनडीए अब 39 पार्टियों का हो गया, ये 28 पार्टियों के हो गए, इसमें दल बदल करने वाले जो लोग हैं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी, क्या ये लील सकती है बीजेपी को? अगर मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण लूं, जहां पर माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य को लेकर आए और 4 तो नेता अभी छोड़कर चले गए वापस, इनको क्या, इन नतीजों को, उत्तर प्रदेश के नतीजे को, उपचुनाव को, हम क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जोड़ के देख सकते हैं? संदीप, जोड़ा तो नहीं जा सकता, संकेत आप जरूर ले सकते हैं, विपक्ष भी उनसे सीखने की कोशिश कर सकता है। हाँ, वो संकेत क्या मिल रहे हैं? इंडिया का आपने नाम लिया, जो हमारा एबीपी सी वोटर का सर्वेक्षण आया था, उसमें अगर आप रीजन वाइज एनालिसिस को याद कीजिए, बहुत क्लियरली उसमें बोला गया था कि सबसे बड़ा बीजेपी को नुकसान बघेलखंड और बुंदेलखंड के रीजन में हो रहा है, जो कि माधवराव सिंधिया की टेरिटरी है। बीजेपी का संगठन, बीजेपी के लोग आयातित एमएलए, आयातित नेताओं से पूरी तरह क्रम्बल्ड और ध्वस्त है वहां पर। तो ये बात तो हमारे सर्वे में बहुत क्लियरली बोली गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के बायपोल में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा विपक्ष में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इंडिया गठबंधन के लिए बहुत, आप कांग्रेस को, आज की तारीख में कांग्रेस का सपोर्ट समाजवादी पार्टी को कितना बेनिफिट दे गया संदीप? कांग्रेस का बचा क्या है? कितने फीसदी वोट कांग्रेस को मिले हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? तो ये कहना बहुत आसान है, मेरा केवल कहना है वो नैरेटिव और उसके लिए बहुत सही है, नेताओं को करना चाहिए, लेकिन नेताओं को नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। अगर हम उत्तराखंड और आप जो यशवंत पश्चिम बंगाल की भी बात कर रहे थे, ये सिर्फ एनडीए या बीजेपी के लिए क्या संकेत हैं वो जरूरी नहीं, इंडिया के लिए भी क्या संकेत हैं? बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, 750 वोट मिले, ऐसा और उधर वाम खेमे का उम्मीदवार खड़ा करना पश्चिम बंगाल में, ये इंडिया के लिए क्या संकेत हैं? देखिए, हम दोनों तरफ की बात करते हैं। जी, इंडिया के लिए संकेत यह है इसमें कि अगर उन्हें सिंक्रोनाइज लड़ाई लड़नी है तो गंभीर, सीधी सिंक्रोनाइज लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बावजूद इसके संदीप, जबकि हमको बहुत सारे उपचुनाव के ट्रेंड बहुत क्लियर हैं कि जब जब बाइपोलैरिटी की बात होती है तो ऐसे में 2019 में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे 2019 में कर्नाटक हो, जहां बाइपोलैरिटी की लड़ाई में बीजेपी 50% क्रॉस कर गई, तो जरूरी नहीं है हर समय यह सोचना, जैसे मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मैं आपको बता सकता हूं संदीप, कि पश्चिम बंगाल में अगर लेफ्ट नहीं लड़ेगी वहां पर, तो जरूरी नहीं है कि उससे ममता बनर्जी को फायदा हो। लेफ्ट के नहीं लड़ने से वहां पर बीजेपी को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि अब वहां पे ऐसा माइनॉरिटी वोट कुछ नहीं बचा है जो लेफ्ट की ओर जा रहा है और ममता बनर्जी नहीं, आप बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। जैसे मायावती नहीं लड़ी तो इंडिया को फायदा होता दिखाया, मायावती लड़ती तो जाहिर सी, हमने 2022 में देखा बीजेपी को फायदा हो गया मायावती के लड़ने का। एग्जैक्टली, जी एग्जैक्टली। तो ये हर स्टेट में, हर जगह पे अलग अलग ये इक्वेशन, तो ये मूड जो बन रहा है जनता का, ये बड़ा दिलचस्प है और कई धाराएं इसमें हमें पकड़ने की जरूरत है।
तो ये भारत मंडपम की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम आप जानते ही हैं, यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन का आगाज भी हुआ और समापन भी हुआ। अब भारत ने अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है और प्रधानमंत्री का आज यहां आने का, अब शाम को आने का एक खास मकसद भी है। यहां पत्रकारों से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री और चाय भी होगी, साथ में पत्रकारों के साथ चाय की चुस्की लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब भी होंगे। ये अभी देखने वाली बात है कि क्या कोई प्रेस वार्ता भी यहां पर होती है या कोई बयान देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि भारत ने सफल मेजबानी की है G20 शिखर सम्मेलन की। तो यहां पर आप देख सकते हैं पत्रकारों का हुजूम, बाकी वहां पर जो लोग मेहमान आए हुए हैं। कैमराज का ज़माना है, हर कोई विजुअल लेने की कोशिश कर रहा है और माइक आईडीज आप देख रहे हैं। पत्रकार कोशिश कर रहे हैं, पर जहां सवाल पूछा जाता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी कोई जवाब देने के बजाय हाथ हिलाते हुए आगे की तरफ ही निकल रहे हैं। पत्रकार अपना धर्म निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सवाल पूछने की। अब भारत मंडपम से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चाय पर चर्चा क्या होगी, ये अपने आप में लाख टके का सवाल है। विजय, क्या चर्चा होगी चाय पर? मुझे लगता है ये थैंक्स गिविंग वो है जस्ट प्रधानमंत्री का, कि इतने दिन से पूरे एक साल से करीब करीब जो है G20 की समिट का बहुत सारी बैठकें अलग अलग हुई और सब लोग उसमें लगे हैं और एक सफल आयोजन जैसे आपने कहा कि वो हुआ ही है। खासतौर से जिस तरह से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया, उसके बाद भारत सरकार का भी एक थोड़ा सा मूड और डिक्लेरेशन का आना, उस पर कयासों का बाजार बड़ा गर्म था कि कहीं हम एम्बैरेसिंग ना हो जाए, हम साझा बयान ही ना जारी कर पाए। और वो एक साझा सहमति वाला 100% कंसेंट के साथ, सहमति के साथ जो आया है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो चाय पर चर्चा उनका एक थैंक्स गिविंग जेस्चर है। बातचीत वो करेंगे, लेकिन कोई, और ये मेरे सहयोगी नीरज ही हैं। अब वो सुनिए, थोड़ा सा आप साउंड कीजिए। फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करेंगे। हाँ, नीरज पांडे मेरे सहयोगी भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। अभी हमने माइक आईडी आप देखी एबीपी न्यूज की। नीरज, क्या सवाल पूछना चाह रहे थे और जो ये आपको चाय पर बुलाया है, एजेंडा क्या है, थोड़ा बताइए। बिल्कुल संदीप, हमने उन्हें एबीपी न्यूज की तरफ से एक सफल आयोजन की बधाई भी दी और हमने उनसे जानना चाहा कि इस आयोजन और इतने सफलतम G20 समिट को लेकर जो चारों तरफ चर्चाएं होंगी उस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि आपको भी बधाई, सबको बधाई। और आप देखिए, आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के स्टॉल पर गए हैं और जो वहाँ पे आईटीसी के जो लोग हैं, जो जिन्होंने पिछले 2 दिनों से लगातार सभी देश के और विदेश के सभी पत्रकारों को, मीडिया वालों को चाय पिलाई, नाश्ता कराया, उन सब से उन्होंने रुककर बात भी की, उनका हालचाल लिया। और इस समय मंडपम में वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इतने बड़े आयोजन में जहां पूरे दुनिया के पत्रकार पहुंचे थे यहाँ पे, उन सबको एक बार वो धन्यवाद दे देना चाहते थे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और बाकायदा पूरे मंडपम में चारों तरफ घूमकर जितने भी वर्क स्टेशन थे, यहाँ पे जितने भी पत्रकार थे, सब की तरफ घूमते हुए निकले और सबका अभिवादन भी किया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा गेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया कि पत्रकारों के बीच पर आकर उन्होंने मीडिया वालों का भी धन्यवाद किया, क्योंकि इस पूरे आयोजन में अगर आप देखें तो इस आयोजन में जितना सरकारी मशीनरी, जितना सरकार और दूसरे लोग शामिल रहे, उतने ही दुनिया के अलग अलग देशों से आए मीडिया वाले भी उतने ही इन्वॉल्व रहे। जी संदीप। तो ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकल गए हैं या स्टूडेंट्स भी हैं होटल मैनेजमेंट के, उनसे भी बात करते हैं। चूंकि हाँ करिए संदीप, मैं इन लड़कों से बात करता हूं। ये चूंकि ये सारे होटल मैनेजमेंट के छात्र हैं और यहाँ पे पिछले 3 दिनों से लगातार काम भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर ये बड़े खुश थे। आप लोग खुश थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजर रहे थे तो क्या बोल रहे थे? धन्यवाद दे रहे थे सर। खाना सही से खिलाया नहीं खिलाया? पूछा ना? जी। आप लोग ने कुछ पूछने की कोशिश की कि नहीं? पूछने के बस हाँ कर दिया। खाना खा लिया, ऐसा बोल दिया, बस खाना खा लिया हमने, ऐसा बोल दिया। आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं? अभी तक तो नहीं, जरूर खाएंगे। पहली बार आप लोगों ने प्रधानमंत्री को इतने नजदीक से देखा? जी सर, जी। आप लोग
गर्व है अपने देश पे कि नहीं? बहुत गर्व है सर। बहुत बड़ा आयोजन G20 समिट, दुनिया के सभी टॉप लीडर्स यहाँ मौजूद थे और उनके बीच में आपके देश के प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे। इतने बड़े सफल आयोजन, आपका भी बड़ा योगदान रहा, तो क्या कहेंगे इस पर? ये काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो काफ़ी गर्व है हमें। मोदी जी ने देश को इतना आगे लेके गए और इस लेवल पे लेके गए कि G20 यहाँ पे हुआ, तो उसके लिए काफ़ी गर्व है हमें। संदीप, ये सारे जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे, इनको भी बड़ा गर्व है, क्योंकि ये पिछले 3 दिनों से ये लोग भी यहाँ लगे थे। ये हमारे साथ आगरा के सिंह साहब हैं। इनकी चाय की, यहाँ पे जितनी भी चाय के स्टॉल आप देख रहे हैं, ये इनका था। इनकी तरफ से आपके स्टॉल पे भी गए पीएम साहब? हाँ गए थे। क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे। और हमारे जो पीएम जी आए थे, हमने अपने वृंदावन की सबको चाय पिलाई और इसी के लिए समाप्त। तो संदीप, देखिए, सबके अंदर उत्सुकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने की, और वो हुआ भी। जब पीएम हमारे पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने इन बच्चों से कहा कि आप लोगों ने खाना वाना ठीक से खाया खिलाया कि नहीं, तो सारे बच्चे बड़े खुश थे। जी संदीप। तो अभी प्रधानमंत्री वहीं हैं, कोई प्रधानमंत्री कुछ बयान भी दे सकते हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इनफॉर्मल बातचीत भी होगी पत्रकारों से? नहीं संदीप, इसकी संभावना कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से निकल गए हैं। वो आकर उन्होंने चारों तरफ सबसे मुलाकात की, हाथ हिलाया, सबका अभिवादन किया, धन्यवाद दिया। जब मेरे पास से गुजर रहे थे तो उस समय भी जब हमने सवाल पूछने की कोशिश की, हमने उनसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपको कांग्रेस इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा आप सबको बधाई, आप सबको धन्यवाद, और ये कहते हुए आगे बढ़ गए। और अब वो इस भारत मंडपम के जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, इससे वो बाहर निकल गए हैं, और उनकी चूंकि 1-2 मीटिंग्स अभी और हैं, शायद उन मीटिंग्स, उन इंगेजमेंट्स की वजह से वो जल्दी यहाँ से निकल गए। पहले कोई प्लान्ड कार्यक्रम नहीं था। जो हमारी अधिकारियों से बात हुई पीएमओ के, उन्होंने साफ कहा कि पहले कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि वो मीडिया सेंटर में आएंगे, लेकिन चूंकि पीएम ने अटेंडम कहा कि मुझे मीडिया सेंटर जाना है, वहां बहुत सारे अलग अलग देशों के पत्रकार आए हुए हैं, हमारे देश के भी पत्रकार काफी समय से काम कर रहे हैं, तो मैं सबका एक बार फिजिकली जाकर अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मीडिया सेंटर पहुंचे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में जो मीडिया सेंटर है वहां पहुंचे, वहां की ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब उन्होंने भारत मंडपम से वो निकल गए हैं आगे की, और जो एंगेजमेंट्स हैं, कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ उनकी एक द्विपक्षीय वार्ता भी है। लेकिन एक क्विक कमेंट अभय, वाम खेमा क्या अपना अस्तित्व खोने के कगार पर खड़ा है भारतीय राजनीति? देखिए, केरल में जब उनकी सरकार की वापसी हुई थी तब मुझे भी आश्चर्य हुआ था, और ये जो त्रिपुरा में हम देख रहे हैं और केरल में हम देख रहे हैं, और देखिए ममता बनर्जी ने जब पहली बार सीपीएम को हराया, लंबे अरसे तक सीपीएम की सत्ता में आने के बाद में, उसके बाद से आप देखिए कि सीपीएम का ग्राफ कभी भी ऊपर नहीं चढ़ा, वो लगातार गिरता ही चला गया। यानी सीपीएम ने ये दिखाया कि उनमें वापसी करने की कोई भी संभावना नहीं है। जबकि कितने लंबे अरसे तक, यानी विश्व रिकॉर्ड बना दिया था ज्योति बसु ने, उसके बाद बुद्धदेव दास गुप्ता ने मिलकर। तो ये जो स्खलन है वाम राजनीति का पश्चिम बंगाल में और आपके त्रिपुरा में, और उसके बाद हम केरल में भी वो नज़ारा देख रहे हैं, तो वो तो मुझे तो काफ़ी निराशा लगती है उन लोगों की तरफ से कि शायद वो अपनी राष्ट्रीय दावेदारियां धीरे धीरे करके पूरी तरह खो देंगे। सीपीआई अपनी राष्ट्रीय दावेदारी खो चुकी है और अब सीपीएम का नंबर है। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय, जैसा यशवंत भी कह रहे थे कि किसी को सिर्फ साथ ले आने से ये समझ लो कि कुनबा मजबूत हो गया और चुनावी नतीजे सुनिश्चित हो गए, ऐसा नहीं है। ये दोनों एनडीए और इंडिया पर लागू होता है। बिल्कुल दोनों पर लागू होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि 5 साल पहले, 7 साल पहले आपने 2014 से पहले एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। आज जो कांग्रेस युक्त भाजपा जो बनी, उससे फिर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको याद हो कि लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में विचारधारा वाली पार्टी, चाल चरित्र चेहरा का हम लोग जिक्र करते थे। डिफरेंस अब केवल विचारधारा में विनेबिलिटी है। तो ये जो विनेबिलिटी फैक्टर से पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना,
वो बहुत समय तक उसको बर्दाश्त नहीं करता। आज उत्तराखंड की सरकार देखें तो उसमें 50% 60% लोग कांग्रेस के लोग हैं, और राज्यों में भी आप लगातार देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी, मतलब कोई हमें निजी उनसे नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है इसका, तो उसको देखने की जरूरत है। और इंडिया गठबंधन को भी यही देखना है कि ये सबको केवल शामिल कर लेने से मेला नहीं जुड़ता है। हाँ, मेले से काम नहीं अभी चलेगा। इस चर्चा में एक बात उठी थी कि किसी भी उपचुनाव में INDIA एकताबद्ध तरीके से लड़ते हुए नहीं दिखा। देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव में भी INDIA से उम्मीद करेंगे कि वहां भी वही एकता दिखाएगी इसकी अपेक्षा लोकसभा, तो हम ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के लिए तो एकता है, अभी बहुत कुछ विधानसभा चुनाव अनफोल्ड के कर लिए रहा एकता है। नहीं है। नहीं, बट एक लाइन मैं भी कुछ कह दूं प्लीज। अभय जी ऐसा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट कर दिए हैं। सवाल इस बात का, हम नेता लोग या पढ़े लिखे लोग ऐसा समझते हैं कि दिसंबर में आप कांग्रेस को गाली दीजिएगा और मार्च में आप कहिएगा कि महान पार्टी है, हम इंडिया तो जो है INDA। देखिए, जनता जो है ना, इतना नहीं समझ लीजिए। हाँ, तो ये अंतर विरोध और ये मतलब ऑपर्चुनिज्म, मौका परस्ती राजनीति की, उसको भी भांपती है जनता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश के मूड की बात कर रहे हैं, जनता की राय क्या है। मोहित शर्मा है रुद्रपुर उत्तराखंड से, वो कह रहे हैं अब जनता ने दल बदलुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कि यानी कि जो पार्टी हॉपिंग जो करते हैं उससे काम नहीं चलेगा, जनता आजिज आ चुकी है। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।